सबसे पहले तो मेरा आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ में होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे भी थोड़ा-सा हौसला मिलता है। जो भी मैं आपको ये जो सच्ची जो क्राइम की स्टोरी लेकर के आता हूँ, कहीं न कहीं थोड़ा-सा हौसला बढ़ता है। खैर, आज की जो ये कहानी है, ये है फ्रांस में हुई उस बैंक रॉबरी की जिसमें डकैतों ने पूरे 27 घंटे तक लूट-पाट की और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगी। उस बैंक को सबसे सुरक्षित बैंक माना जाता था, कारण था उसका मेन गेट और उसमें जो सिक्योरिटी के लिए जो लगा हुआ वॉल्ट और उस बैंक की मजबूत दीवारें। लेकिन डकैतों ने इतनी चालाकी से इस बैंक में लूट को अंजाम दिया कि इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। तो अब ये होता कैसे है? खैर वो जानते हैं। तो ये 19 जुलाई 1976 को फ्रांस का नीस शहर या रोजाना की तरह सुबह सुबह के समय सोसाइटी जनरल जो बैंक में जो कर्मचारी थे उनका पहुंचना शुरू हो गया। यह बैंक उस समय दुनिया का सबसे सिक्योर्ड बैंक माना जाता था, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत वॉल्ट था। यही कारण था कि यहाँ चोरी होना लगभग नामुमकिन था उस दिन से पहले तक। रोज यहाँ बैंक के वॉल्ट को अनलॉक करके पहले दरवाजा खोला जाता था, फिर उसके बाद कर्मचारी बैंक के अंदर जाते और उस दिन भी बैंक के जो कर्मचारी थे वो उन्होंने वॉल्ट को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। अब बता दें, इस बोल्ट का वजन करीब 20 टन था। जी हाँ, 20 टन का ये बोल्ट था। अब वो पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का लॉक अक्सर जाम हो जाया करता था, क्योंकि काफी पुराना बोल्ट था, काफी भारी भरकम वजन का बोल्ट था, तो कभी कभी इसमें दिक्कत आ जाया करती थी कि वो जाम हो जाता था। खैर उसके बाद में जिसे बोल्ट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवा लिया जाता था और अक्सर करके ऐसा पहले भी 2-4 बार हो चुका था। तो उस दिन भी बैंक कर्मचारियों को लगा कि शायद इसका लॉक अंदर से जाम हो गया है। फिर उन्होंने दोबारा बोल्ट बनाने वाली कंपनी को इसकी सूचना दी। अब आधे घंटे में कंपनी के जो जिन्होंने जो बोल्ट बनाया था उस कंपनी के एक्सपर्ट्स जो बैंक में पहुंच गए। अब उन्होंने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार उनसे भी यह दरवाजा नहीं खुला। अब उन्होंने कई बार इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। अब इधर बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग रही थी। आखिरकार 3 घंटे बाद बैंक कर्मचारियों और बोल्ट कंपनी के एक्सपर्ट्स ने यह तय किया कि दरवाजे में ड्रिल से छेद करके देखा जाए कि आखिर बोल्ट खुलने में दिक्कत कहाँ आ रही है। अब बोल्ट के दरवाजे पर किसी फोर्स एंट्री के निशान भी नहीं थे, जिससे कि यह लग सके कि किसी ने उसे खोला या खोलने की कोशिश की हो। और उसकी दीवारों को चेक किया गया, जो बैंक की जो चारों तरफ से जो दीवारें थी उन्हें चेक किया गया, छत को चेक किया गया, लेकिन कहीं पे ऐसा कुछ भी कोई छेड़छाड़ नहीं थी। खैर उसके बाद में हैवी ड्यूटी ड्रिल से जब छेद करके दरवाजे के अंदर देखा गया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल बोल्ट के दरवाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से बंद कर दिया था। अंदर जो उसमें लॉक था उसे बाकायदा वेल्ड कर दिया गया था। अब यह जो मंजर था देखकर बैंक कर्मचारियों का हैरान होना भी लाजमी था, क्योंकि बोल्ट के दरवाजे के अंदर जाने का बस एक ही रास्ता था। इसके अंदर न तो कोई रोशनदान था जो दीवारों में, ना ही कोई खिड़की थी। अब बोल्ट को अनलॉक करके ही दरवाजा खुल सकता था, तो आखिर इसे अंदर से किसने वेल्ड करके बंद कर दिया था? अब ये जो सवाल था ये सभी के वहां पे मन में था। खैर फिर तय किया गया कि दीवार में बड़ा छेद करके अंदर जाया जाए, क्योंकि अभी तो जो बोल्ट में जो भारी भरकम काफी 20 टन का जो बोल्ट था, तो उसमें इतना बड़ा छेद करना इतनी जल्दी नहीं, इतना आसान भी नहीं था। तो अभी तक तो सिर्फ उसमें उतना ही छेद किया गया था जिसमें बस एक हाथ जा सके। खैर जब दीवार की बात आई तो लेकिन ये दीवारें भी काफी मजबूत थी। इन दीवारों में छेद कर पाना काफी मुश्किल भरा था। इसमें लोहा भी लगा हुआ था और खैर कई घंटों के बाद अब जो जो भी था, लेकिन दीवार में छेद तो करना ही था जिसमें कि एक एक करके इंसान अंदर जा सके। खैर कई घंटों की मेहनत के बाद में इसमें इतना बड़ा छेद हो गया कि एक इंसान अब आसानी से अंदर जा सकता था।
अब जब अंदर का मंजर देखा गया, जब पहला आदमी अंदर घुसा तो उसकी चीख निकल गई। अब हुआ क्या कि बैंक में चोरी हो चुकी थी, कुछ लॉकर्स टूटे थे तो कुछ खुले पड़े हुए थे। वही दीवार पर स्प्रे से कुछ अल्फाज लिखे हुए थे जो कि फ्रेंच भाषा में थे। दीवार पर लिखा था सेंस आर्म्स सांस हैन एट सेंस वायलेंस, जिसका मतलब है बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के। अब बैंक कर्मचारियों ने देखा कि वहां जमीन पर एक सुरंग बनी हुई है। अब आगे का काम पुलिस का था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। डकैत बैंक में मौजूद पैसा और सोना लेकर फरार हो चुके थे। और जो सुरंग उन्होंने बनाई थी वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में जाकर निकली। अब पुलिस को मौके से काफी सामान मिला जिसे लुटेरों ने लूट के लिए इस्तेमाल किया था, जिसमें 27 गैस सिलेंडर भी थे। जी हाँ, 27 गैस सिलेंडर। और जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। और जो है उन्होंने जो लॉकर्स वगैरह भी तोड़े थे, अंदर वेल्ड भी किया था गेट को। न सिर्फ इतना, उन्होंने सीवरेज लाइन में ताजा हवा के लिए वेंटिलेशन उपकरणों का भी इस्तेमाल किया था कि जिससे कहीं उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। अब गार्डियन के मुताबिक ये लूट 20 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी, जिसकी आज के जमाने में कीमत 110 मिलियन डॉलर यानी कि 900 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर है। अब यह उस जो समय की सबसे बड़ी बैंक लूट थी। अब हुआ क्या कि उस समय फ्रांस के बैंक में हुई इस लूट का पूरी दुनिया को जब पता लग चुका था, तो पुलिस अब उन लुटेरों की तलाश में जुट गई थी जिन्होंने इस बैंक में रॉबरी को अंजाम दिया था। खैर 3 महीनों के बाद भी, यानी कि अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। 3 महीनों तक कोई लीड नहीं मिली, लेकिन अचानक से उन्हें एक लीड मिली। अब लीड कैसे मिली कि डकैतों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया। पहले तो वो मान नहीं रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने पूरे गैंग के बारे में बताया। अब जो ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो इसने भी अपना एक ईमानदारी का परिचय दिया था, उस समय देशभक्ति का। हुआ क्या ये था कि जब इसे अपने बॉयफ्रेंड के पास से अचानक से इतने सारे पैसों का पता चला, तो उसने सोचा कि अचानक से इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो जब उसने उसे भरोसे में लेकर के पूछा तो फिर उसने बता दिया इसे। जब उसने बताया तो ये हैरान रह गई। अब उस समय जो है फ्रांस की ये बहुत बड़ी लूट थी, बैंक में जो ये रॉबरी हुई थी। तो फिर उसे लगा कि ये तो कहीं ना कहीं देशद्रोह है और मुझे पुलिस स्टेशन चल के इसके बारे में बताना चाहिए। तो उसने एक जो अच्छे देशभक्ति होने का परिचय भी दिया था। खैर गैंग के बाकी मेंबर्स को पकड़ा गया तो पता चला कि यह गिरोह छोटी मोटी चोरियां ही किया करता था। पहले पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि यह गिरोह इतनी बड़ी बैंक की लूट भी कर सकता है, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। अब गैंग के जो लोग थे उनका मास्टरमाइंड का नाम अल्बर्ट स्पाजियारी बताया, जो एक फोटोग्राफर था, पेशे से फोटोग्राफर था। अब पुलिस ने जब इसे अरेस्ट किया तो उसने बिना किसी झिझक के यह कबूल कर लिया कि बैंक रॉबरी का मास्टरमाइंड वही है। अब अल्बर्ट ने बताया कि उसने सबसे पहले इस बैंक में जो है एक लॉकर लिया था, फिर बहाने से वहां जाकर सारी चीजों की फोटो खींच लिया करता था क्योंकि पेशे से फोटोग्राफर था। तो उस समय ऐसा कुछ था भी नहीं कि जैसे आज के टाइम में तो फोटो लेना हर जगह पे अलाउड नहीं है, लेकिन पहले इतना कोई ज्यादा कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ होता नहीं था। उस टाइम की बात भी अलग थी। तो उसने अपने ही लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा था। अब उसे ये चेक करना था कि यहाँ पे रात में कुछ सिक्योरिटी के लिए कुछ इंतजाम है या नहीं। अब जिसका अलार्म रात के समय पर सेट कर दिया गया। जब अलार्म बजने से भी कोई अलर्ट नहीं हुआ, नहीं कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा, तो उसे कंफर्म हो गया कि बोल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा है। जो है बोल्ट जो है बैंक थी वो सिर्फ एक गेट का जो उसका जो भारी भरकम जो गेट का जो बोल्ट था उसके सहारे और सिर्फ दीवारों के मजबूती के भरोसे ही चलती थी। अब फिर वह इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस में गया और वहां से शहर का नक्शा निकलवाया। इस मैप में सीवरेज लाइन का
वहाँ का, और ये वहाँ से कितनी दूर है बैंक, इसका अंदाजा लगाया लगाया गया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो पाया कि अगर वह सीवरेज लाइन से 26 फीट का टनल बनाए तो वह सीधा बैंक के अंदर निकल सकता है। अब खैर इस काम के लिए बहुत ही मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा अल्बर्ट ने इसके लिए शहर के गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और उसने अपना उन्हें प्लान बताया। और उस गैंगस्टर जो थे, उन्होंने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया। अब टनल को खोदने के लिए 2 महीनों का वक्त लगा, क्योंकि यह काम बिना किसी मशीन के किया जा रहा था और इस काम को सिर्फ रात में ही किया जा सकता था जब लोगों की आवाजाही ना हो, क्योंकि वो सीवरेज जो लाइन थी उसके अंदर जाते थे और फिर उसके अंदर काम करना होता था, तो कोई देख ना ले। इसलिए रात में जब सब लोग सो जाते, रोडों पे आवाजाही बंद हो जाती, तब वहीं से इनका काम शुरू होता। फिर 18 जुलाई 1976 की रात वो बोल्ट में फाइनली दाखिल हो गए और अगले 27 घंटे तक उन्होंने बड़े ही आराम से लूट की। और उन्होंने ये भी देख लिया था, जैसे कि सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, बैंक बंद होती थी, तो इन्होंने ये लोग सैटरडे सैटरडे को बैंक में दाखिल हुए जब बैंक बंद थी। तो उसके बाद इन्होंने सैटरडे संडे 2 दिन उसमें लूट की। तो ये, और उसके बाद उन्होंने वहां पे लंच भी किया, डिनर भी किया, फिर लूटपाट करके उसी टनल से फरार हो गए। पुलिस ने जब अल्बर्ट के इस बयान के बाद उसे कोर्ट में पेश किया। अब अल्बर्ट ने वहां भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे इसके लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब कोर्ट में तब अल्बर्ट ने लूटी हुई रकम और सोना कहाँ रखा है, इसकी डिटेल एक कोड वर्ड के जरिए कागज में लिख करके जज को दी। कहा कि वो इस बारे में सिर्फ जज को ही बताएगा। अब जो जज साहब थे, तो उसे वो कमरे में लेकर के गए और कोड के बारे में पूछने लगे। तो अल्बर्ट ने मौका पाते ही, कमरे में एक खिड़की थी और उस खिड़की से जो है नीचे छलांग लगा दी। और पहली मंजिल पे एक कमरा था, तो वहां पहले से ही एक बाइक खड़ी हुई थी नीचे। अब हुआ क्या कि अल्बर्ट तुरंत उस पे बैठा और वहां से फरार हो गया और पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी वह नहीं पकड़ा जा सका। अब कई साल बाद उसका इंटरव्यू एक टीवी इटली के एक चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ। उसमें उसने बताया कि 12 साल की उम्र से ही वो खजाना ढूंढने का शौक रखता था और यह शौक उसने बैंक रॉबरी से पूरा किया। इसके बाद अल्बर्ट कहाँ गया, किसी को कुछ भी पता नहीं लगा। फिर 8 जून 1989 में अल्बर्ट की मौत हो गई। अल्बर्ट की मां का कहना था कि उसकी डेड बॉडी को कोई घर के बाहर रखकर चला गया था। फिर इसके पीछे की जो असली वजह क्या थी, उसकी मौत नेचुरल थी या इसके पीछे भी कोई कहानी थी, और वो पैसे कहाँ गए जो इतनी बड़ी रकम थी, और जो ज्वेलरी वगैरह काफी सारा कीमती सामान जो लोग लॉकर्स में रखा करते थे, वो आज तक सिर्फ एक पहेली बन करके रख सिर्फ रह गया। जो कुछ लोग पकड़े भी गए थे, तो उन्हें इसने छोटी मोटी रकम दी थी, तो उनके पास से इतनी कुछ रिकवरी हो नहीं पाई। और जो है सारी जो है लूट की जो रकम या जो भी सामान था, वो इसके साथ ही हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। तो ये तो थी आज की ये बैंक रॉबरी की कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ मिलजुल करके रहिए। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।